हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्तियों के संबंध में कुछ जानकारियां आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि एलटी एडमिट कार्ड कब आएगा। कई लोग पूछ रखे हैं कि यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड कब आएगा, और कई लोग पूछ रखे हैं कि ये हमारा जो 8 को पेपर है उससे पहले 7 को यहाँ पर जो है टीजीटी पीजीटी का पेपर है, और उससे बाद में यहाँ पर जो है आपका प्रवक्ता मेंस का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ऐसे में कैसे होगा, इसको लेकर भी कई लोगों के सवाल हैं। क्या चेंज में जो है एलटी की परिवर्तन होने की तिथि संभावना है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लगभग 1-1.5 महीने मैंने आपको बताया था कि आपका जो एलटी एग्ज़ाम है वो 8 को फिक्स्ड हो चुका है। तो उसको जो है चेंज करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो लोग कमेंट कर रहे हैं। और एडमिट कार्ड के बारे में अगर बात करें यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है यूके ट्रिपल का जो है आजकल का जो ट्रेंड है वो आपका 2 या 3 दिन पहले, ठीक है ना, एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये यूके ट्रिपल का ट्रेंड है जो हर एक परीक्षाओं में आपको आजकल देखने को मिलता है। और मोस्टली जो है आपका अगर 2-3 दिन पहले देखा जाए तो 8 को एग्ज़ाम है तो आपका यहाँ पर 5-6 को यहाँ पर परीक्षा जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो आपका आ सकता है। तो मोस्टली जो है आपका 4-5 को 4 से लेकर 5 तारीख तक जो है यूके ट्रिपल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो 4 से 5 तारीख के बीच में आ जाएगा। ठीक, और उससे पहले तो उम्मीद करना बहुत कम है, चांस है। ठीक है, ये है आपका एडमिट कार्ड के लेकर, और एग्ज़ाम तो आपका 8 को ही होना है। और वहीं बात करें प्रवक्ता को लेकर, तो प्रवक्ता को लेकर जो है काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि परिवर्तन करने के लिए एक कई लोगों ने मुहिम चला रखी थी, क्या ये सक्सेस हुआ नहीं हुआ, क्या चेंज हो सकता है, इसके संबंध में हम बात करें। कई लोग कन्फ्यूजन में हैं, तो क्या यहाँ पर निर्णय निकला। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका यहाँ पर जो है कई लेटर आयोग के पास गए थे, मेल्स गए थे, तो आयोग ने वो पढ़े और उन लेटरों को देखा भी, लेकिन आयोग का कहना ये है कि हम जो है इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। और जब आयोग से मिले तो उन्होंने बताया कि एलटी एग्ज़ाम और यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम दोनों अलग हैं, और दोनों परीक्षाएं जो हैं यहाँ पर राज्य स्तर पर होनी है, लेकिन दोनों का जो यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन की जो डेट है वो अलग है और एलटी एग्ज़ाम की डेट अलग है। ये आयोग का कहना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए, आप 8 का आपका एलटी एग्ज़ाम है तो 9 को से उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप एक दिन का गैप दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है एक ही दिन में है। तो आयोग ने यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रखा है कि हमारा कोई भी चेंज करने का मोड नहीं है, 9 से ही होना है। ये अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर सुगम है कहा है, क्योंकि प्रवक्ता में जो एग्जामिनेशन अगर मेंस की बात करते हैं तो कई लोगों ने ये भी कहा था कि मेंस की बात करो, तो आयोग ने यहाँ पर बताया कि जो मेंस करने के बाद उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और तब तक के लिए हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेसिंग है वो अभी इस बीच में ही निपटा लेंगे, ताकि आपको जो यहाँ पर मेंस में नियुक्ति के जो यहाँ पर मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद डायरेक्टली नियुक्ति मिल जाए। तो ये सुगमता के लिए कर रखा है आयोग के द्वारा, जो कि सभी एग्ज़ाम में है मोस्टली आयोग के। और प्रवक्ता में पहली बार हो सकता है क्योंकि पहले अलग ट्रेंड था प्रवक्ता में, तो इस वजह से। और आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रवक्ता का फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है, और क्या क्या चीज़ करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे जो है आपका जो फॉर्म में है कई लोगों को दिक्कत आ रही है। कई लोग कह रहे थे कि फॉर्म में प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या बनना है, और इससे जो है आपका जो मेंस एग्ज़ाम है रुक सकता है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपको सही जानकारी भरना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्म में। और कई लोगों के ये भी कमेंट थे कि क्या यहाँ पर हम अपना जो प्रोविज़नल है, जो स्नातक है, स्नातक कोर्स जो भी है आपके पास, तो उसका जो है प्रोविज़नल लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हो, लेकिन जिस दिन आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसको जो है 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि 6 माह के अंदर ही होना चाहिए, 6 माह कंप्लीट नहीं होनी चाहिए उसको, तो ही आप दिखा सकते हो। अदरवाइज़ आप उसको नहीं दिखाओगे, वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब वैलिड के कौन सा होगा आपका प्रोविज़नल, वो सिर्फ 6 महीने के अंदर का होगा। जिस दिन आप दिखा रहे होंगे, जिस दिन आप शो कर रहे होंगे आयोग को, उसी दिन का जो है 6 महीने का अंदर का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। तो ही आप अप्लाई यहाँ पर जो है सही माने जाओगे, नहीं तो अनर्हता की जो सूची होगी वहाँ पर आपको रखा जाएगा। और SC OBC और ST और या EWS के, ठीक है, जो SC ST और इनका जो सर्टिफिकेट है वो आपका जब आपने फॉर्म फिल किया था, मेरे ख्याल से 31/12 को लास्ट डेट थी इसकी, 31/12/2020 को जो है लास्ट डेट इसकी रखी गई थी फॉर्म भरने की, ओरिजिनल डेट। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपका यहाँ पर इतनी तारीख तक आपका यहाँ पर वैलिड होना चाहिए, इतनी तारीख तक। अगर इतनी तारीख तक वैलिड है तो आप जो है अनर्हता में नहीं आओगे, नहीं तो आपको जो है अनर्हता की सूची में आपका रखा जाएगा। तो ये आपका है। ठीक है, तो डेट चेक कर लेना एक बार कितना है क्या नहीं करके। कई लोगों ने फॉर्म फिल करते वक्त तो ओबीसी डाल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होगा,
कई लोगों का SC डाल दिया होगा, नहीं होगा, तो ऐसे में जो है आपका अनर्हता की सूची में आना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है रिजेक्शन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जिसका फॉर्म मैच नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्म वेरिफिकेशन करने का मतलब ये सब कुछ जो है फॉर्म आपने जो फिल कर रखा है वो सब कुछ आपको मैच करना। चलिए अब मैं आपको फॉर्म दिखा दूँ कि क्या आपको भरना है इस फॉर्म में। जिस दिन मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिया था उस दिन मैंने आपको फॉर्म के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया था, तो इस वजह से बता रहा हूँ। कई लोग जो है पूछ रहे थे कि फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस बता दो, तो ये आपको कुछ नहीं करना, ये ऑफिस के लिए है, ये आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है, वो भी आपको सिग्नेचर किया हुआ, ठीक है, स्व प्रमाणित किया हुआ आपको फ़ोटो लगाना है। रोल नंबर इसमें डालना है और आपका जो है यहाँ पर पदनाम, मतलब प्रवक्ता जो भी आपका है पदनाम, ठीक है, जो भी लिखा होगा उसमें वो डालना है। विज्ञापन संख्या व दिनांक, जो विज्ञापन संख्या है और दिनांक है वो लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग पुराना एडवर्टाइजमेंट देख लेना, उसमें विज्ञापन संख्या लिखा होगा और यहाँ पर उस दिन डेट भी जारी जिस दिन का रखा उस दिन लिखा होगा, चेक कर लेना एक बार। और अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है, इसमें इंग्लिश में इसमें लिखना है आपका नाम। डेट ऑफ बर्थ इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, डेट और यहाँ पर डे आपका मंथ होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, इस सीक्वेंस में होना चाहिए। और लिंग आपका है मेल फीमेल ये लिखना है आपको। और अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, देखिए पिता और पति का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, पता सहित। ठीक है, यदि मृत्यु हो तो जो है अंतिम पता लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये पता लिखना ज़रूरी है। अगर ये आपका हस्बैंड होगा तो हस्बैंड का नाम से उसका नाम और पता, और नहीं तो पिताजी के नाम से तो पिताजी और उसका नाम को, ठीक है ना। जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड वालों को लिए दिक्कत हो सकती है इसमें, जो विवाहित आई हैं तो उनमें जो है आपको यहाँ पर पति, जिस टाइम पर आपने फॉर्म फिल किया था पति का नाम फिल किया था तो पति का नाम डालें, और यहाँ पर पिता का नाम डाला था तो पिता का नाम ही डालें, ठीक है ना। जो फॉर्म में आपने उस टाइम फिल किया था उसी को ही यहाँ पर जो है लागू करना है आपको, सेम टू सेम मैच होना चाहिए। आप फॉर्म चेक कर लेना एक बार पुराना वाला जो आपने जिस टाइम पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला हुआ था प्रवक्ता के लिए। और अभ्यर्थी का जो माता है उसका नाम, पत्र विवरण का पिता, स्थायी पता यहाँ पे लिखना है आपको, जो आपके डॉक्यूमेंट में स्थायी पता हो, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लिखना है आपका कि निम्न में से जो है किसी एक अभिलेख जिसका यहाँ पे जो है प्रारंभिक आवेदन पत्र में जो है उल्लेख किया गया था, तो यानी कि आपको जो है जब आपने मेन से पहले यानी कि आपका जो प्री वाला एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, प्रवक्ता का, उसमें आपने जो भी डाल रखा है इसमें उसका नाम लिखना ज़रूरी है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी जो भी डाल रखा है उसका यहाँ पर नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड उसका नंबर लिखो, ठीक है ना, पूरा का पूरा कॉलम में, ठीक है, अच्छे से लिख लेना इसमें। और 14वां नंबर है यहाँ पर कि क्या अभ्यर्थन अथवा जो है अभ्यर्थन के जो पिता पति का जन्म है अथवा जो यहाँ पर अधिवासी जो है भारतीय नागरिक हैं, ये हाँ मतलब कि भारतीय हैं या नहीं, हाँ है तो हाँ, अगर नहीं भारतीय नहीं है, नेपाली या इधर उधर साइड के हैं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो 15 नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन महिला या पुरुष के लिए जिनकी यहाँ पर शादी हो चुकी है। अविवाहित होंगे तो उनके लिए, जो अनमैरिड वालों के लिए तो सीधे सीधे अविवाहित लिख देना है, लेकिन यहाँ पर विवाहित वालों के लिए जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ख लिखा गया कि यदि विवाहित है तो क्या जो है अभ्यर्थी की जो है एक या एक से अधिक जो है जीवित पत्नी है, तो यहाँ पर अगर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर विवाहित, ठीक है ना, अविवाहित लिखते हैं मैंने यहाँ पे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे विवाहित और ब्रैकेट में एक पत्नी, ठीक है ना, ये पुरुष के लिए है। और वैसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी जो है यहाँ पर एक पत्नी पहले से ही यहाँ पर जीवित है, महिला अभ्यर्थी को ये लिखना है। तो आपको लिखना है कि ऐसी है जो एक पहले से जीवित है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको विवाहित, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट में आप लिख देना यहाँ पर अगर एक पत्नी पहले से है तो एक पत्नी पहले से, नहीं तो एक पत्नी पहले से नहीं लिख देना, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद से यहाँ पर आपकी जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ हैं उसके संदर्भ में है, हाई स्कूल में आपने कहाँ से पास किया था उसका नाम लिखना है, उत्तीर्ण कौन से वर्ष में किया था, शाखा कौन सी थी आपके यहाँ पर, विषय मतलब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे इसमें, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पूर्णांक कितना था, ठीक है, और प्राप्तांक कितना था, मतलब पूर्णांक ऊपर लिखना, प्राप्तांक नीचे लिखना है स्लैश करके, प्रतिशत कितना आया, और यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र संख्या है वो भी लिखना ज़रूरी है। ऐसे आपका इंटरमीडिएट का, वैसे डिप्लोमा का, अगर डिप्लोमा है आपके पास कोई, स्नातक का है स्नातक, और प्रास्नातक है प्रास्नातक, ठीक है ना। अगर आपके पास यहाँ बीएड का ऑप्शन नहीं है तो आप बीएड नीचे लिख दो, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई और चीज़ें हैं तो उसके बाद और चीज़ें भी लिख सकते हो, 2 ऑप्शन दे रखे नीचे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रास्नातक में यहाँ पर आपने सब्जेक्ट एक लिख दिया, हिस्ट्री जो भी है, दूसरा प्रास्नातक में यहाँ पर आपने कुछ और लिख दिया, ठीक है, जैसे हिंदी है हिंदी से कर दिया, ठीक है।
उसके बाद से यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अधिमानी है, ये चीज़ अगर आपके पास होंगी तो आप यहाँ पर मेंशन जरूर करना इसके बारे में और प्रमाण पत्र संख्या के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास ये एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसके बारे में उल्लेख जरूर करना। और उसके बाद से यहाँ पर जो है पूर्व तथा वर्तमान नियुक्ति जो है सेवाओं का पूर्ण विवरण। तो अगर आपने अभी कोई नियुक्ति है, अभी किसी पोस्ट पर कार्यरत हो, तो उसके संदर्भ में आपको लिखना है विभाग का नाम कहाँ पर हो, ठीक है, और पद कौन सी पद आपकी है, और कब से कब तक आपने यहाँ पर जॉब की, और कुल कितने दिन और कितने महीने कितने साल यहाँ पर हो चुके हैं, और सेवा का जो प्रकार था, परमानेंट था, रेगुलर था, टेम्प्रेरी था, पार्ट टाइम था, किस तरह का था वो लिखना जरूरी है। वेतन कितना था और अंतिम, ठीक है, आहारित वेतन, तो लास्ट जो वेतन मिल रहा था वो आपको कितना था वो भी लिखना जरूरी है। और नियुक्ति का स्थान कहाँ पर है वो भी लिखना जरूरी है, अगर जो भी यहाँ पर नियुक्त होंगे। 19वां पॉइंट यहाँ पर रखा गया है कि आपका यहाँ पर अभ्यर्थी जो किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा यहाँ पर दंड दिया गया, अगर कोई दंड के दिया गया है तो आपको हाँ या ना लिखना है, ठीक है ना, हाँ या ना में आंसर लिखना है। बाकी आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या अभ्यर्थी जो यहाँ पर हैं किसी भी संघ लोक सेवा आयोग या कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग से यहाँ पर जो है डेबर यानी कि अनर्हता घोषित कर रखा है उसको, तो यहाँ पर लिखना है आपको हाँ या नहीं करके। ऐसे यहाँ पर आपको लिख देना है कि सरकारी सेवा में जो है आपको हटा दिया गया है या आपका जो है ज़बरदस्ती यूनियन की स्वेरिंग आपको कर दिया गया है, अनिवार्य स्थान यहाँ पर जो है स्वेरिंग कर दिया गया है, उसका भी लिखना है ज़रूरी। उसके बाद से आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर ऊपर जो दिए गए हैं आपके उसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा अलग से कोई विवरण है जिसका प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो आप जो है संलग्न कर सकते हैं इसके बारे में। मान लो कुछ चीज़ आयोग ने लिखा नहीं लेकिन आप लिखना चाहते हो उसके बारे में, तो 3 पॉइंट यहाँ पर जारी कर रखे हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं जो ऊपर के स्तंभ में ना हो, लेकिन आप क्या उसके लिए प्रमाण पत्र और जो भी है आप लिखना चाहते लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपके अभ्यर्थी का जो है हस्ताक्षर होंगे, अंगूठे का लगेगा, वो भी आपका यहाँ पर देखिए। पुरुष के लिए यहाँ पर दायां लगाना है और महिला के लिए बायां लगाना है, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ना, ऐसा मत करते कि बाएं लगा दो बेफालतू में। तो पुरुष और महिलाओं के लिए जो है अलग अलग है, पढ़ लेना तब लगाना। पूरा नाम, पता है, दिनांक है और स्थान है, तो इस तरह से लिखना है। और जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट लगा रखे हो उसका विवरण नीचे लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कम पड़ जाए यहाँ पर नंबर, तो नीचे आप डाल के लिख सकते हो या इस साइड को लिख सकते हो। तो सारा विवरण आपको डालना है, नहीं तो जो है आपका एक भी चीज़ गलत अगर होगा, ठीक है ना, वो अभ्यर्थी जो है निरस्त कर देगा, अनर्हता की घोषणा में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये सब आपको जो है फिल सही और सब कुछ सही करना है, लिखना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर मेंस परीक्षा दे पाओगे। और उसके बाद से आपको यहाँ पर एक ये जो भरना है, उसके साथ साथ 1 तारीख से एक जारी होगा एक और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म, वो भी आपको भरना ज़रूरी है। उसमें भी आपको सही और सटीक जानकारी भरनी है, ठीक है। कोई भी गलत जानकारी भरने से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस टाइम पे जो है आपको अनर्हता घोषित कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अनर्हता होने से पहले वो डॉक्यूमेंट बनवा लें, या आप जो है उसका एफिडेविट बनवा लें। किसी का यहाँ पर नाम में करेक्शन करना हो, मान लो मेरा नाम यहाँ पर क्या है, ठीक है, मेरा नाम है, चलो राहुल मान लेता हूँ मैं, और मैंने ऐसा लिख दिया है, कहीं पर जो है स्पेलिंग आपने ऐसा लिख दिया है कि ठीक है ऐसा लिखा हो मान लो, ठीक है, तो स्पेलिंग में भी कहीं मिस्टेक हो चुकी है तो उसका एक एफिडेविट बनवा लेना। कहीं पर किसी का कुमारी लगा है, कुछ अलग लगा है, तो एफिडेविट बनवा लेना उसमें, ठीक है, स्पष्टीकरण हो जाएगा आपका उससे, ठीक। वो आयोग की वेबसाइट जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा भी गया था, आप जो है उसमें एफिडेविट लगवा सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ बताने लायक नहीं रहा है, आप जो फॉर्म फिल कर सकते हो इसके लिए।